नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी मैं डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूं। आप इसे लिखिए, इसका अनुवाद करें। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता आया हूं, चाहे आपका एग्ज़ाम हो चाहे नहीं हो, आपको डेली अनुवाद टाइप से करना चाहिए। 10 मिनट की डिक्टेशन लिखनी चाहिए। इससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की असहजता, डर या किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न या एक एग्ज़ाम का फ़ोबिया होता है, वो नहीं हो पाएगा। आप इजीली, अब बिना मेंटली टेंशन के आप वहाँ एग्ज़ाम दे पाएंगे। और अगर आप डेली 10 मिनट का अनुवाद कंप्यूटर पे करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शॉर्ट रन में निखार आएगा और आप निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। तो बाकी तो मैं आपको जैसे बोलता आया हूँ हमेशा वैसे ही है। डिक्टेशन पे आता हूँ, लेकिन डिक्टेशन पे आने से पहले प्लीज़ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, मेरी डिक्टेशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और औरों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तो चलिए डिक्टेशन पर आते हैं। तो चलिए साथियों, डिक्टेशन स्टार्ट होती है। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, भारत के संविधान में प्रदत्त भाषा देवनागरी है। इसी देवनागरी भाषा को राजभाषा कहते हैं। आज सरकार चाहे प्रादेशिक हो, चाहे क्षेत्रीय हो अथवा केंद्रीय हो, आम लोगों के लिए प्रचार प्रसार देवनागरी का ही किया जा रहा है। और बात भी ठीक है, जब तक किसी देश में एक बोलचाल की भाषा न हो तो वहाँ भाषा के लिए ही द्वंद्व चलता रहता है। इसी बात का आकलन करके हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय भाषा कौन सी होनी चाहिए का प्रश्न ही खत्म कर दिया और भारत की राजभाषा देवनागरी हो ऐसा स्पष्ट उल्लेख संविधान में कर दिया। वैसे तो भारतवर्ष में 80% लोग हिंदी जानते हैं, बोलते हैं तथा लिखते भी हैं, लेकिन फिर भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि हिंदी भाषा कहीं कहीं इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि उसको समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए उस भाषा को राजभाषा बनाया जिसमें सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश हो सके, और वह है देवनागरी भाषा। पैराग्राफ, इसे देवनागरी लिपि भी कह सकते हैं। जहाँ तक बीमा क्षेत्र में भी आदमी या कंपनी की आवश्यकता की बात है, तो पहले जब कोई भी आदमी या समूह बीमा करता था तो वह या तो हमारे विकास अधिकारी पर निर्भर रहता था या जो भी बीमा एजेंट होता था उसी की बात को ब्रह्म वाक्य अथवा विधि सम्मत मान लेता था, क्योंकि चाहे प्रस्ताव हो, चाहे पॉलिसी हो, चाहे कवर नोट हो, चाहे पॉलिसी की शर्तें हों, यानी बीमा संबंधित जितना भी साहित्य था वह अंग्रेजी में ही लिखा और छपा हुआ था, और उसे अच्छी तरह से समझने वाले आज भी 2% से ज़्यादा नहीं हैं। परिणामतः इसका प्रभाव क्या हुआ कि जब भी किसी ग्राहक को हानि या नुकसान होता तो उससे तरह तरह के प्रश्न तथा कागजात मांगे जाते थे, जिनकी पूर्ति उस समय आम ग्राहक नहीं कर पाता था और उसकी हानि या नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी, और उसे तरह तरह से
परेशान होना पड़ता था और ग्राहक के मन में यह धारणा बन गई थी कि बीमा कंपनी से हानि या नुकसान होने पर पैसा लेना बड़ा कठिन कार्य है। इसी कारण आम व्यक्ति बीमा कराने में इतनी रुचि नहीं लेता था, लेकिन आज हमारे बीमा धारकों की संख्या गुणात्मक बढ़ी है। पैराग्राफ महोदय, आज के संदर्भ में यदि इसका तुलनात्मक विश्लेषण गंभीरता से करें तो पाएंगे इसका मुख्य कारण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा प्रकोष्ठ से स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक संस्थान, चाहे वह निजी हो, व्यावसायिक हो या जिससे आम आदमी का काम पड़ता हो, उसे अपने सभी प्रलेख द्विभाषी रखने होंगे, जिनकी एक भाषा देवनागरी होगी। आज प्रत्येक संस्थान अपने साहित्य की एक भाषा देवनागरी भाषा रखता है। यह सारा श्रेय हम भारत सरकार को देंगे, जो समय समय पर इसका मूल्यांकन भी कराती है। बीमा क्षेत्र में जो बीमा धारकों की गुणात्मक वृद्धि हुई है, उसका प्रमुख कारण यह भी है कि भारतवर्ष की जनसंख्या का जितना भी भाग पढ़ा लिखा है, उसमें 80% देवनागरी जानता है। आज जब बीमा की पॉलिसी हम अपने ग्राहक को देवनागरी भाषा में छपी हुई देते हैं, तो वह उसे बड़े ध्यान से पढ़ता है, समझता है और जो भी जिज्ञासा बीमा धारक के मन में होती है, तो वह हमारे विकास अधिकारी से या समकक्ष किसी भी शाखा कार्यालय में जाकर उसका समाधान ढूंढ निकालता है और जब भी हानि या नुकसान होता है तो बीमा धारक तर्क देकर अपनी बात बड़ी सरलता से मनवाता है। उसे न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पैराग्राफ आज साधारण बीमा निगम ने व इसकी सहभागी कंपनियों ने अपना साहित्य देवनागरी भाषा में छापकर तरह तरह की योजनाएं अपने ग्राहकों के लिए बाजार में उतारी है, जैसे ग्रामीण विकास बीमा योजना। ग्राम में रहने वाला अपने मवेशियों का बीमा कराता है, उसे हानि होने पर उसकी भरपाई होती है। फसल बीमा, मुर्गी पालन, पर्सनल एक्सीडेंट मेडिक्लेम, दुर्घटना बीमा, ओवरसीज मेडिक्लेम, पंप सेट तथा अपने वाहन इत्यादि घरेलू सामान का दुकान हो या मकान। पैराग्राफ आज बीमा साहित्य देवनागरी में है। इसी के परिणाम स्वरूप आम ग्राहक बीमा पॉलिसियां ज़्यादा संख्या में ले रहा है और प्रत्येक मनुष्य अपनी सुरक्षा चाहता है, जोखिम कम करना चाहता है बीमा के माध्यम से, और हमारा भी यही मुख्य उद्देश्य बन गया है कि बीमा साहित्य देवनागरी भाषा में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, उसे पढ़कर वे हमारे ग्राहक बने और हम राजभाषा देवनागरी
के माध्यम से अपने ग्राहकों की अधिक से अधिक सेवा कर सके। भारत के विभिन्न प्रदेशों में 500 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। पैराग्राफ महोदय, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप में से कुछ लोग अपने ग्राहकों और जनता से संपर्क के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि भाषा की समस्या के बारे में कोई रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे लेकर देश में उग्र भावनाएं पाई जाती हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि सरकार का ऐसा कोई पहले से निश्चित इरादा नहीं है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक को दूसरे में मिला दिया जाए या किसी बैंक के प्रबंध को जो जाने माने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ कर रहा है बदल दिया जाए। स्टॉप। तो साथियों, आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें और प्रैक्टिस में बने रहें। एग्ज़ाम हो कि नहीं हो, आपको रेगुलर रूप से अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अभी एग्ज़ाम नहीं है जिन भी विद्यार्थियों का, उनके लिए बहुत सुनहरा और स्वर्णिम अवसर है कि वो 10 मिनट की डिक्टेशन लिखें, अनुवाद करें, अपनी गलतियां मिलाएं। तो एग्ज़ाम टाइम में वो बहुत अपने आप को हल्का फील करेंगे और वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएंगे, उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो अपनी तैयारी हमेशा निरंतरता में करें। ऐसा नहीं है तो अभी एग्ज़ाम नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम आएगा तब अनुवाद करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम अनुवाद डेली की डेली होना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ, आप मेरे डिक्टेशन की तुलना अन्य चैनलों में दी जा रही डिक्टेशनों से करके देख लीजिए, आपको फ़र्क साफ दिख जाएगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी मेहनत का मुझे पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रखा है, उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ औरों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं, अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।